हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प गुरु में। दोस्तों, मैं आपका अपना इंजीनियर प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटर के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट वाइंडिंग के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमने अल्टरनेटर की संरचना और अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लिया है। दोस्तों, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और वहाँ से आप दोनों भागों को देख सकते हैं। दोस्तों, आज का ये चैप्टर हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम अल्टरनेटर और अल्टरनेटर के कंस्ट्रक्शन के एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है दोस्तों क्या, वाइंडिंग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाइंडिंग के बारे में। दोस्तों, अल्टरनेटर में दो प्रकार की वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों, पहली जो वाइंडिंग है उसे कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। और दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रयोग है किसके लिए करते हैं? हम ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दूसरे प्रकार की जो वाइंडिंग है वो है फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग का प्रयोग दोस्तों हम करते हैं किसके लिए? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो आर्मेचर वाइंडिंग किसके लिए? ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए। फील्ड वाइंडिंग किसके लिए? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। दोस्तों जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, प्रत्यावर्तक में कितने मुख्य दो भाग होते हैं? दो। पहला जो भाग है स्टेटर और दूसरा जो भाग है रोटर। तो दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग या तो स्टेटर पर की जाएगी या रोटर पर की जाएगी, या फिर फील्ड वाइंडिंग या तो स्टेटर पर की जाएगी या रोटर पर की जाएगी। अब दोस्तों किस वाइंडिंग को कहाँ पर किया जाए? स्टेटर पर किया जाए या रोटर पर किया जाए? तो दोस्तों आइए समझते हैं एनिमेशन के माध्यम से पूरी तरीके से। और दोस्तों अच्छी तरीके से वीडियो को देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस वाइंडिंग को कहाँ पर करना उचित रहेगा, कौन सी वाइंडिंग कहाँ पर करने से लाभ होगा। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे इसमें प्रत्यावर्तक में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर करने के लाभ। दोस्तों हेडिंग अपनी ये है, लेकिन दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्यों है ये लाभ, क्यों किया जाना चाहिए, क्या है आवश्यकता। तो दोस्तों पहला जो हमने लिया है कंपैरिजन में, जब आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर हो? स्टेटर पर हो। और दूसरा जो कंपैरिजन लिया है हमने, जब आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ हो? रोटर पर हो। तो दोस्तों दोनों को समझते हैं हम। हमने यहाँ पर लिया है डायग्राम जो कि किसका दिखा रहा है? रोटर का। और यहाँ पर दूसरा है, ये भी किसका है? रोटर का। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इसका जो पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से कंपेयर करेंगे। पहला पॉइंट है, इस स्थिति में फील्ड वाइंडिंग रोटर पर स्थापित की जाएगी और दोस्तों इस स्थिति में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर स्थापित की जाएगी। यानी कि पहली स्थिति में जब आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर होगी तो रोटर पर कौन सी वाइंडिंग होगी? फील्ड वाइंडिंग होगी ऑब्वियसली। और दूसरी जो है, जब आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर होगी तो फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर स्थापित की जाएगी? स्टेटर पर स्थापित की जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को दी जाने वाली सप्लाई के लिए कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी? दो की। क्यों? क्योंकि डीसी सप्लाई के लिए या तो हमें पॉजिटिव और या हमें नेगेटिव दो वायर चाहिए होते हैं, इसलिए दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। और दोस्तों जब आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर होगी तो हमें कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी? चार स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। क्योंकि उत्पन्न विद्युत वाहक बल कहाँ पर? आर्मेचर चालकों में। तो उसे आउटपुट में लेने के लिए दोस्तों हमें चार स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन सी? आर, वाई और बी, तीन फेज और साथ में न्यूट्रल। तो दोस्तों चार वायर आउटपुट में हमें लेने पड़ेंगे, इसलिए कितनी स्लिप रिंग प्रयुक्त करनी पड़ेगी? चार स्लिप रिंग प्रयुक्त करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों अच्छे से। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। दोस्तों जब रोटर पर स्थापित फील्ड वाइंडिंग होगी तो उस कंडीशन में हम डीसी इनपुट देंगे फील्ड वाइंडिंग को, और या तो 110 वोल्टेज होगी या 230 वोल्टेज डीसी होगी। लेकिन जब दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर होगी तो रोटर पर स्थापित चालकों द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल 33 केवी किलो वोल्टेज तक हो सकता है। तो दोस्तों क्या है इसके ड्रॉबैक, क्या है एडवांटेज, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। तो दोस्तों रोटरी इनपुट सप्लाई निम्न होने के कारण कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग के मध्य स्पार्किंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वोल्टेज का मान क्या है? निम्न, इसलिए कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग के मध्य कोई स्पार्किंग नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ देखिए, ये
कार्बन और स्लिप रिंग के मध्य स्पार्किंग को दिखाया गया है। नेक्स्ट जब कंडीशन है, जब आर्मेचर चालकों द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल उच्च होगा तो दोस्तों कार्बन ब्रश और दोस्तों जो स्लिप रिंग है उनके मध्य हाई स्पार्किंग होगी, क्योंकि दोस्तों उच्च वोल्टेज जब आर्मेचर चालकों से आउटपुट में लिए जाएंगे तो दोस्तों उच्च वोल्टेज होने के कारण कार्बन ब्रश उनको फुली कलेक्ट नहीं कर पाएगी और दोस्तों जब स्लिप रिंग रोटेट करेगी तो उसके साथ में उच्च स्पार्किंग भी होगा। तो दोस्तों इसलिए उच्च स्पार्किंग से बचने के लिए, उच्च स्पार्किंग ना हो इससे बचने के लिए हम दोस्तों जो वाइंडिंग कौन सी फील्ड वाइंडिंग है उसको रोटर पर स्थापित करते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को कहाँ स्थापित करते हैं, स्टेटर पर, ताकि वहाँ पर कोई भी स्पार्किंग ना हो और दोस्तों स्पार्किंग की समस्या से हम बच जाएंगे, क्योंकि स्टेटर पर है। तो दोस्तों स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग जहाँ टर्मिनल बॉक्स से इजीली कनेक्शन करके और आउटपुट ले लेंगे। दोस्तों जब आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर होगी तो 33 kV तक उत्पादन संभव है, लेकिन दोस्तों जब आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर होगी तो हाई स्पार्किंग के कारण उच्च वोल्टेज संभव नहीं है। और दोस्तों जब आर्मेचर पर स्टेटर वाइंडिंग होगी तो हानियां भी कम होगी घर्षण, क्योंकि दोस्तों प्रयुक्त किए जाने वाला जो तार है वाइंडिंग के लिए जो हम कॉपर वायर यूज लेंगे उसका वेट कम होगा। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग में दोस्तों प्रयुक्त किया जाने वाला चालक RYB फेज के लिए होगा जिसका वेट भी ज़्यादा होगा, 3 फेज वाइंडिंग की जाएगी तो दोस्तों वेट ज़्यादा होगा तो घर्षण हानियाँ भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों आसानी से आपको इन पॉइंट्स के माध्यम से समझ में आया होगा कि कौन सी वाइंडिंग यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग को और दूसरी फील्ड वाइंडिंग को कहाँ पर स्थापित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों कंपैरिजन से आपने अच्छे से समझा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को एंड तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।